नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और देखिए, आज एक बार फिर हम बांग्लादेश पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं से लेकर शेख हसीना समर्थकों पर अत्याचार हो रहा है। खबरें आ रही हैं कि अभी भी हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और आज तो हमारे साथ बांग्लादेश की जानी मानी वकील भी जुड़ रही हैं, जो तख्ता पलट के बाद वहां के कट्टरपंथियों की यातना झेलने की जीता जागता उदाहरण है, सबूत है। उनके साथ कट्टरपंथियों ने क्या क्या किया, उन्हीं की जुबानी आपको मैं सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि कट्टरपंथी चेहरा, चीन पाकिस्तान का मोहरा। तो इसके पीछे है बांग्लादेश को लेकर चीन पाकिस्तान की हरकतें। देखिए, कल ही चीन के राजदूत ने खालिदा जिया की पार्टी के राइट हैंड मिर्जा फखरुल इस्लाम से मुलाकात की थी। सोचिए, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस बैठे हुए हैं, लेकिन चीन के राजदूत मुलाकात खालिदा जिया की पार्टी से कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुजीबुर रहमान की प्रतिमा टूटने पर यह कहा है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। वहां की जमाते इस्लामी के पहले से ही पाकिस्तान परस्त होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में शक जाहिर किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। लेकिन अब बात यह कि यह बहस हम क्यों कर रहे हैं। यह बहस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कट्टरपंथियों के जाल में बुरी तरह से फंस गया है बांग्लादेश। यह बहस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतरिम सरकार के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ये डिबेट क्योंकि शक है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी उन्माद के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। यह डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि तालिबानियों की तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों को सजा दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में गृह युद्ध की आग एक बार फिर से धधक उठी है। इन्हीं जलते सुलगते मुद्दों पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर, लेकिन पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन सेकुलरिज्म इज टॉलरेटेड इन इस्लाम। लेकिन उन्होंने हमको भी टारगेट बनाया। किसी तरह मुझे पकड़ लेंगे, अभी वो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे। ये ट्रायल वायल कुछ नहीं होगा। अब इसीलिए मैंने कहीं पे छुपी हुई हूँ। कुछ कुछ दल है, मामा बाड़ी इंडिया तुम लोग चले जाओ, इखाने बोल रहा है, लोग मिसिल कर रहा है। से निकल ऑलरेडी जा रहा है, फोर्सफुली निकल जा रहा है इधर। हाँ, इंदो की नौकरी जा रहा है। मेरे पास फोटो भी है, बहुत उन लोगों की नौकरी गया। मैं आपको नहीं बता सकती वो 3 दिन कैसे कटे, कैसे चले। और बहुत डरी हुई थी मैंने उनके साथ मैंने सब कुछ बताया कि हाँ ठीक है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जो होने का होगा ही, माई रखा करेगी, माई सब कुछ करेगी। हिंदुओं को मार रहे, पीट रहे। अब देखिए, उनको रिजाइन करने की जहाँ भी है, जहाँ जॉब करते हैं, घर छोड़ के वो भाग रही है, वो उसको इंसल्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन करा दूं और उसके बाद डिबेट हम शुरू करेंगे। तुरीन अफरोज है हमारे साथ, वरिष्ठ वकील हैं बांग्लादेश से। के सिन्हा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद हैं, नेता हैं PLMN के। राजा कासिफ हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ये दोनों ही मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ कपिल कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उमेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ पर हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर। और हाजिक खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ ताल ठोके में शामिल होने के लिए। और जैसा कि मैंने इंट्रो में आज की डिबेट में कहा था कि हमारे साथ बांग्लादेश से वरिष्ठ वकील जुड़ेंगी। तुरीन अफरोज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तुरीन अफरोज, क्योंकि आपने वहां के कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं, क्योंकि आपने रजाकारों को सजा दिलाने में वहां पर बहुत सारे मुकदमे लड़े हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीते दिनों में कट्टरपंथियों का जुल्म आपने सहा है, क्या कुछ हुआ आपके साथ वहां? देखिए कि जब शेख हसीना ने देश छोड़ के जाना पड़ा उनको, हमारे
प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, उसी वक्त मेरे घर पे करीब 7 बजे शाम को बहुत सारे लड़के घुस गए और 2 बंदे ऊपर आए मेरे घर पे, मेरे जो फ्लैट है वहाँ पे। तो वहाँ पे आके मेरे कमरे तक, बेडरूम तक आए और फिर बोलने लगे हिजाब क्यों नहीं पहनते हो आप जैसे घूमते हो, जैसे लगता है कि वेश्या की तरह घूमते हो। मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि कौन है ये, क्या बोले। तो मैंने, मेरी 16 साल की बेटी है मेरे साथ रहती, तो मुझे पता भी नहीं चला कि चल रहा था कि उसके साथ क्या होगा, बाहर जो है मैं जा नहीं सकती। तो मैंने उनके साथ बहुत आराम से पेश आई और मैंने बोलने लगा कि हाँ बेटा अब मुझे हिजाब पहनना चाहिए। तो उन्होंने बाल कटवा दी मेरी और फिर बोले कि अभी तो तुझे हिजाब पहनना ही है। और फिर बोला तेरे बाप मोदी ने और तेरे माँ शेख हसीना ने तुझे छोड़ के क्यों गए यहाँ पे बांग्लादेश में, तो उनके साथ क्यों नहीं गए इंडिया। तो मैंने बोला मेरे माँ बाबा कोई भी मुझे लेके नहीं गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मुझे वैसे इंडिया जाके भी क्या करूंगी, मुझे मेरा घर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे रहूंगी। तो उन्होंने बोला कि अभी तुझे एक लाइव में जाना है, लाइव में जाके फेसबुक लाइव करके बोलना है कि ये शेख हसीना की गवर्नमेंट कितना खराब थे और ये जो ट्रायल है वार क्रिमिनल से बकवास है, ये सारे फॉल्स एलिगेशंस था और मैंने पूरी नेशन के आगे मुझे माफी मांगना है। तो मैंने उनके साथ दी, मैंने बोला हाँ मैं कुछ सब कुछ बोलूंगी। तो उन्होंने बोला कि कागज देंगे, कागज पढ़ के सबको बोलना लाइव पे। तो मैंने बोला बेटा सुनो, मैंने कभी भी कागज देख के कभी भी स्पीच नहीं दिया, तो कोई नहीं तुमको विश्वास करेंगे, ये तुम्हारा जो काम है ये नहीं होगा, तो तुम मुझे बोलते जाना और फिर मैं प्रैक्टिस करके लाइव में जाके वही बोलूंगी। तो ऐसे 3 दिन मेरे साथ हुआ कि उसने डिसीजन चेंज किया, लाइव से लेके वीडियो में गए। फिर मैंने बोला वीडियो अगर करना है तो फिर मेरा बाल क्यों काट दिया तुमने, अभी भी कटा हुआ है, आप मतलब ऐसे ही है। तो मैंने बोला तो बाल क्यों कटवा दी, तो उसके बाद मेरे पैर में दबा दी। मतलब ये जो 3 दिन के जो टॉर्चर है, मुझे पता नहीं है अब ये कट्टरपंथी ने क्या चाहते हैं। उसने अगर यहाँ पे जैसे मैंने काम किया इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में एज ए प्रोसिक्यूटर, एज ए लॉयर, वहाँ पे मेरा काम इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं लेके कुछ नहीं था, नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, इट वाज समबडी डूइंग अ क्राइम अंडर द इंटरनेशनल लॉ, ही शुड फेस द ट्रायल। सो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ वो वही बताते हैं। अब मैं छुपी हुई हूँ क्योंकि मेरे अगेंस्ट में अभी परसों उन्होंने एक केस दिया है, उसमें बकवास की केस है, बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन कि आई हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड genocide. I was not even in a position as a lawyer to order a genocide, the alleged genocide, whatever it is in the case. In 2013 on 5th May, that was done at the direction of me. So अभी इनका इरादा है मुझे पकड़ना, कोई ट्रायल वायल कुछ नहीं होगा और ये मॉब जो है वो इस्लामिस्ट मॉब वो मुझे मार डालेगा या अरेस्ट करेगा कुछ भी। और I'm really worried about my life and existence and with my daughter. आपका बाल भी बांका ना हो, आप सुरक्षित रहें, हम ऐसी कामना करते हैं। तो रीना अफरोज जी हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, इस डिबेट का हिस्सा रहिएगा। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा कुछ एक सवाल लेकर के। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का रुख करूंगा मैं। सिन्हा साहब, हम जिस तरीके की आशंका जाहिर कर रहे हैं वो सिर्फ आशंका है या गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का ही बराबर का हाथ है? जय हिंद अनुराग। देखिए मैं तो नॉट 100%, 200%, यदि जियो स्ट्रैटेजिकली जो लोग देखते हैं और इस सब को पूरी दुनिया को जग जाहिर है जो इस चीज़ को देखते हैं, इसमें पूरा का पूरा हाथ तो चाइना का है और उसने करवाया है पाकिस्तान के थ्रू। देखिए क्या हुआ है, यदि आप देखिए पाकिस्तान की बात मैं थोड़ा कर लूँ फिर मैं बांग्लादेश पे आऊँगा, यदि आप 1 सेकंड देंगे तब। देखिए 2019 के बाद तो जिस तरह से आपने धारा 370-35 से देखा था और उसके बाद 2021 में पाकिस्तान ये रियलाइज़ कर चुका था
कि भारत के साथ हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। क्योंकि टॉक एंड टेरर की जो बात चलती थी और चीज़ें हुई, इसके कारण सीज फायर एक हुआ और उसमें यूएई भी हमारे उसके साथ आए, मध्यस्थता के बीच में एक सीज फायर हुआ और उस समय जनरल बाजवा साहब थे। मैं डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबा हाथ है जो कि बांग्लादेश के ऊपर आज राज कर रहा है और वो चाइना का पूरा श्रेय है। तो उसके बाद आसिम मुनीर साहब आए, ये नवंबर 2022 में आए हैं और उसके बाद देखिए पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर में 2023 और 24 में आप जो देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में पूरा का पूरा, आपको लग रहा था कि सब चीज़ें हुई, मगर उन्होंने जिस तरह से चीज़ें की, अभी उन्होंने क्या किया है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब एक आईएसआई के पूरे ऑपरेटिव रहे हैं और उसके चीफ भी रहे हैं। तो चाइना गए थे ये और चाइना से जब आए और देखिए शेख हसीना 4 दिन के लास्ट जो उनकी जो ट्रिप थी, फॉरेन ट्रिप थी, वो उनका था चाइना में जाने का और चाइना में वो गई थी $4 बिलियन के लिए। उनका एक रिलीफ पैकेज का बात चल रहा था और मेरे ख्याल से कुछ मात्र मेरे 100-200 मिलियन ही मिला और उन्होंने कट शॉट किया और चाइना और उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि आप सेंट जो मार्टिन है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने एक बयान दे दिया था, अमेरिका ने बयान दिया था कि जनवरी का जो इलेक्शन है दैट वाज नॉट फेयर। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वहीं तक है। उन्होंने उस गार्ड में, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिखाते हैं और देखिए जो डॉक्टर मोहम्मद यूनिस साहब हैं जिनको बैठाया गया भी है, वो अमेरिका का मुखौटा है, कर रहा है चाइना का डीप गेम खेलिए डायरेक्टली। और इसके पहले इन द मंथ ऑफ मई पहली बार जो चाइना और बांग्लादेश की नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है और वो चिटगांव और यदि कॉक्स बाजार का इलाका देखेंगे जी। और वहीं से 25 किलोमीटर दूर है जो सनमाई। तो यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ये पूरा का पूरा कराया हुआ चाइना का हाथ है थ्रू पाकिस्तान डीप स्टेट और उसमें जल मुनीर और जमात इस्लामी और आपने बड़ा आज राजाकार की बात की आपने अपने इसमें जब ब्रीफ कर रहे थे, राजाकार की बात नहीं करते कि राजाकार क्या है बांग्लादेश में, वो जमात इस्लामी से भी ज़्यादा कट्टर हैं और ज़्यादा ये उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है 1971 वॉर से। 52 ईयर्स हो गया है ये जो चीज़ें हो रही हैं और जो तुरीन अप्रोच अभी जो बातचीत कर रही थी वो खुल के नहीं बोल पाएंगी, मगर जिस तरह से उनके ऊपर उसी तरह वहां बांग्लादेश में रह रही हैं, वो अपनी जान का खतरा बता रही हैं, लाख कि किसी ने साथ इतना वो खुल के बोल तो रही हैं। हालांकि उनके हौसले की हम दाद देते हैं तुरीन अफरोज जी के कि उन्होंने फिर भी कहा है कि मैं बांग्लादेश छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बहरहाल चलिए, हमारे साथ पाकिस्तान से भी गेस्ट हैं, हमारे साथ इरशाद अहमद खान हैं और डॉक्टर राजा काशिफ हैं। वेलकम टू इंडिया आप दोनों ही का से मैं कहना चाहूँगा। इरशाद अहमद खान साहब, हमने सुना कि किस तरीके से आपके वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई बांग्लादेश में वही हुआ जो बोया वही काटा गया, जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। तो फिर अपने भाई नवाज शरीफ ने जो भुगता है उसको लेकर के भी उनके वही विचार होंगे कि जो उन्होंने किया वही भुगता, और इससे ये इशारा भी उन्होंने कर दिया कि बांग्लादेश में उनका क्या दखल है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, ये बहुत सारी मैंने आपके आर्गुमेंट सुने, बहुत सारी बातें आपने की है कि चाइना ने थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश में दंगे करवाए। बड़ी बातें ही करते हैं हम सर, हम छोटी बात करते नहीं है। हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं जो कि आप सुनेंगे नहीं, हमें मालूम है, चीखें निकलेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ वहां किसी ने अभी तक कोई इज्तिमा नहीं किया। वहां का मीडिया, वहां के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ और हसीना वाजिद के खिलाफ बोल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं। इस वक्त तक देखिए कि उनका मीडिया भी चीख चिल्लाट कर रहा है कि हिंदुस्तान बाद आ जाए। उनके स्टूडेंट्स जो तुलबा हैं वो चीख चिल्लाट कर रहे हैं कि बाद आ जाए मोदी जी, बाद आ जाए बांग्लादेश में इंतशार फैलाने से। अरे वहां के स्टूडेंट्स तो अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुना कि नहीं आपने इरशाद अहमद खान साहब? वहां के स्टूडेंट अब नई सरकार के, अंतरिम सरकार के सलाहकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुना कि नहीं आपने? सुना। इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है और भारत का कभी किसी दंगा या हिंसा में योगदान नहीं रह सकता। देखिए सब बोले, मुझे बोलने दें थोड़ा सा, उसके बाद आप बोलिएगा। आप ये जो मेरी बहन परेशान बैठी है, देखें जब दंगे फसाद होते हैं किसी भी मुल्क में कोई पहचान नहीं होती कौन किसको मार रहा है, क्यों मर रहा है, कौन मार रहा है। इसका पता चलता है उस वक्त जब नुकसान हो जाता है, जब जलाओ गिराव में मुल्क में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मेरे पाकिस्तान में जब इंतशार पार्टी जो कि आज भी इंतशार फैलाना चाहती थी मेरे पाकिस्तान में, उन्होंने जलाओ गिराव किया, कितने लोग मरे, कितने लोग
आपके साथ जो बैठी है ना, उनके बाल किसी को मालूम नहीं। स्त्री का क्या और औरतों की कितना सम्मान है आपके यहाँ? अरे आप सोचिए, आप आपके साथ जो बैठी है ना मोहतरमा, उनके बाल काट दिए गए रजाकारों ने घेर कर। आप जैसे लोग, जिहादी लोग जो मानसिकता रखते हैं, जिस प्रकार से फंडामेंटलिस्ट सोच के लोग सामने दिखाइए, शर्म करनी चाहिए। आपको ये बात शर्म आनी चाहिए, नहीं आएगी शर्म, क्योंकि आप उनको बोल लेने दीजिए। विक्रमादित्य जी, आपने अपनी बात विक्रमादित्य जी, इन्हें बालों की चिंता नहीं है, इनके तो खुद के बाल नहीं है सिर पे। नहीं, ठीक है, बोल लेने दीजिए। मुझे बोलने दे, फिर आप बोलिएगा। जी जी, चिंता मुझे बहुत सारी है। मैंने उनको बहन कहा, मैंने ये कहा कि जब दंगा फसाद होता है, मालूम नहीं होता कौन किसको मार रहा है और कौन क्यों मर रहा है। तो ये इसमें मैं तो अपने पाकिस्तान, अरे सब ऑर्गेनाइज है भाई साहब, ठीक है, सब ऑर्गेनाइज है। पीछे से कौन बैठा है, कहां बैठा है, सब ऑर्गेनाइज है। एक एक लिस्ट तैयार होती है। बाद में डिबेट देखेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। चुप कर ले, वरना आपके बाल भी काट दूंगा अपनी तरह में। अरे आप किसको काटेंगे? आपने तो पता नहीं कितनों काट दिया है। काटने वूटने की बात तो आप हमेशा ही करते हैं भाई साहब। आपके अपने सामने देखिए बात करने की बात। आप तो क्या क्या एक एक लिस्ट तैयार होती है। आप बोल रहे हैं काटने कूटने की बात, तो काटने की बात तो चल रही है। जब मैंने आपका पेशा ही काटना है भाई। सुना तो मुझे सुनिए, हिम्मत रखा करें, सच सुनने की हिम्मत रखा करें। जब झूठ आप कम से कम यहाँ दो शब्द मीठे बोल देते, कम से कम उनको सांत्वना तो दे देते, जो हुआ गलत हुआ उनके साथ, ये तो कम से कम कह देते। इतना लिहाज तो होना चाहिए। अरे इतना लिहाज भी डॉक्टर राजा काशिफ कह सकते हैं। राजा काशिफ से मैं उम्मीद करता हूं के सिन्हा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं वो, और बड़े ज़हीन आदमी हैं। इतनी बेशर्मी भाई साहब, ठीक है, शांत हो जाइए। डॉक्टर राजा काशिफ, आप थोड़ा भी अफसोस जाहिर करना चाहेंगे जो बांग्लादेश में तुरीन अफरोज जी के साथ हुआ? हमारे साथ डिबेट में भी शामिल हैं वो, जो कट्टरपंथियों ने वहां उनके बाल काटे, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अब भी उन्हें अपनी जान का खतरा है। उनके लिए दो शब्द कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आज के लिए। और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। उनके साथ जो हुआ मैं इसको कंडेम करता हूं। मैं समझता हूं ये गलत हुआ, और ये चाहे हिंदू नारी हो, मुस्लिम नारी हो, दुनिया की कोई भी औरत हो, कोई बच्चा हो, उसके साथ ऐसा होगा, मैं उसको कंडेम करूंगा। और ये मुस्लिम इस्लाम की बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रीच नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप औरत के साथ ऐसा करें, किसी के साथ ज्यादती करें। और जब भी रिवॉर्ड्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के अंदर, मैं उसको मजम्मत करूंगा, मैं उसको गलत समझता हूं, और मैं समझता हूं कि ये गलत हुआ है। और इस चीज की बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ये मेरी बहन है, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है। मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, और इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा कर रहा है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि वो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कि उन्होंने एक औरत के ऊपर हाथ जो उठाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपसे ये कह रहा हूं, इस्लाम में ऐसा कहीं है ही नहीं। ये 1947 याद नहीं है साहब? 1947 में कितना काटा था? 1947 में क्या किया था आपके यहाँ? किस प्रकार से स्थिति बची थी? क्या आपका खून नहीं, मेरा तो खून खोल रहा है इनकी बातों को सुनकर, जिस प्रकार से 1947 में जितने लोगों को काट दिया। ठीक है विक्रमादित्य जी, फिर भटक जाएंगे हम लोग, भटक जाएंगे। ऐसे किसी की आवाज साफ नहीं आती। ठीक है, मैं लाता हूँ राजा काशिफ आपके पास, दोबारा आता हूँ। राजा काशिफ आता हूँ, मैं आता हूँ। कपिल कुमार जी को लाते हैं। कपिल कुमार जी, जिस तरीके से चीनी राजदूत खालिदा जिया की पार्टी से बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस से वो बात नहीं कर रहे, इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन की मंशा क्या है और वो बांग्लादेश में क्या करना चाहता है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश में जो बोया गया, शेख हसीना ने जो किया, उन्होंने वही काटा, इससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी जाहिर हो जाता है बांग्लादेश को लेकर के। क्या अब कुछ कहने को बचता है? कुछ और तथ्य बचते हैं जो सामने आने बाकी हैं? मुस्कान भाई, सबसे पहले तो मैं रजा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अभी, वो काबिल तारीफ हैं जी। और रजा साहब, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि यही बात आप जो है, जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी औरतों के साथ होता है, जो करने वाले हैं और जो उनको पीछे से शे देने वाले मौलवी लोग हैं, खास तौर से आपके वो लाल टोपी वाले और एक वो और है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनका काम ही है बदलवाना, अगर ये सलाह उनको भी दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर देश में माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना और माइनॉरिटी को देना एक बनता है। अब बात आती है चीन की। एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ये जितने भी कट्टरपंथी हैं, मैं हर मुसलमान को इसमें नहीं ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कट्टरपंथियों की जी, जो हर जगह ये नारा लगा देते हैं
कि इस्लाम खतरे में है। पैलेस्टीन को लेके उन्होंने तमाम दुनिया भर के अंदर वो करवाए कि पैलेस्टीनियंस का कत्ल हो रहा है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि जब चीन के अंदर उल्गार लोगों के साथ, उल्गार मुस्लिमों के साथ जो चीन करता है, उसके ऊपर किसी एक कट्टरपंथी की आवाज सुनाई नहीं देती, वहां उन्हें मुसलमान नहीं दिखाई देते। अगर बात इस्लाम को बचाने की है, मैंने कल भी यह बात कही थी कि अगर बात इस्लाम को बचाने की है तो क्या बलोच मुसलमान नहीं है? क्या सिंध के लोग मुसलमान नहीं? ये किधर आप मुसलमान पे पहुंच गए? यार देख, तू भी छिना बोलिया कर, और तू भी छिना बोलिया कर, मैं तू अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। मैं चंगी खासी डिबेट करता पिया, तू अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। आराम से कपिल जी, मैं आराम से डिबेट कर रहा हूँ, तू अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। मेरी बात रजा साहब से हो रही है जी। ये देखिए, ये डिबेट डिरेल करने का तरीका है कट्टरपंथी का। रजा साहब में और इनमें फर्क देख लीजिए। आपके सामने वो फर्क मौजूद है, मुसलमानों को क्यों निपट रहे हैं? आपके सामने वो फर्क मौजूद है। हो गया गाली गलौज, क्यों कर आया ये? आप सुन ही नहीं सकता ये आदमी, सुन ही नहीं सकता ये आदमी। अरे एक शब्द तो बोल देगा था बेचने वाले चीन को कि चीन तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, अब सुनेगा मेरे से तू डेचू डेचू भी शुरू कर दी। आराम से, तू तड़ाक नहीं। कपिल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा क्यों बीच में आता है? ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे। तू तड़ाक नहीं, तू निवेदन से बाहर निकालिए डिबेट में। सही ठीक है, वो भी मेरे ये पूछिए अनुराग जी, कपिल साहब ने एक सवाल हो रही है, ठीक है, बीच में सवाल जो उठा, मुहाजिर मुसलमानों के ताल्लुक से इनका क्या ख्याल रहता है? मुसलमानों के हाफिज गुलाम सरवर साहब का सवाल है, मैं लूंगा। दगाबाजी आप लोगों ने की, वो डैचू डैचू मत कर। ठीक है, नहीं, इस बोलने नहीं दूंगा मैं तुझे। इस तरीके की मुझे बीच में टोका है, नहीं अनुराग, मैं नहीं बोलने। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बोलने नहीं दूंगा। इस तरीके से इंटरप्ट मत कीजिए। अभद्रता मैं नहीं बोलने दूंगा इसको। अभद्रता इसको इसी की भाषा बोले जरूर है, लेकिन उन्होंने अभद्रता नहीं, इसको इसी की भाषा सिखाऊंगा। ठीक है, चिल्ला चिल्ला चिल्ला, ठीक है, और जोर से, ठीक है, ठीक है, नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं। मैं कपिल जी आपसे नहीं, यही भाषा नहीं। आपने इसको क्यों, इसका माइक क्यों नहीं बंद किया? नहीं, ठीक है, माइक नहीं, माइक में किसी का बंद नहीं करता सर। माइक इस डिबेट में माइक किसी का बंद नहीं करता। नहीं, ठीक है, ठीक है। इरशाद अहमद खान साहब अपनी बारी पे बोलिए। इरशाद अहमद खान साहब अपनी बारी पे बोलिए। अपनी आपत्ति आपको दर्ज करानी है किसी भी मेहमान की बात पर, तो होने के बाद बोलिए। ठीक है, कपिल कुमार जी शांत हो जाइए। मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब को अब डिबेट में लाना चाहूंगा। हाफिज साहब, क्या कहना है आपका? ठीक है, इरशाद साहब से मेरा सवाल है कि आपने कपिल साहब को काउंटर करते हुए जो कहा वो आवाज तो आई नहीं, लेकिन जो सवाल दागा गया है चीन के बेघर मुसलमानों को लेकर, और पाकिस्तान में जो बलूच और मुहाजिर की बात की जा रही है, तो उस पर आप क्या सफाई रखेंगे? मुहाजिर तो आपकी मोहब्बत में गए थे ना, आज तक उनको आपने दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर पूरी हो जाने दीजिए। अरे बात मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं दिख रहा है, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुहाजिर का रोल नहीं है। सर पूछिए इनसे क्यों नहीं है? वो तो नॉन मुस्लिम भी नहीं है, वो तो मुस्लिम है। ये इंसानियत की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, तो मुहाजिर तो मुस्लिम है ना, तो मुहाजिर को आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने क्यों नहीं दिया? मैं जवाब देता हूं। ठीक है, इरशाद से सवाल है, इरशाद अहमद से सवाल है, वो जवाब देंगे। इरशाद जी बोलिए। मैं ये कहूंगा हजरत, पहले तो ये है कि हम महाजर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, एक ही खित्ता था, उसमें एक लाइन डाली। मैं भी हिंदुस्तान में, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में बिजनेस करते थे, मेरे दादा बिजनेस करते थे दिल्ली में। मैं महाजर नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तान, पाकिस्तानी। सबसे पहले नाम ही आपने मुहाजिर रख दिया। पूरी टोली सिंध में बसी हुई है, पार्टी उनकी है MQM, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। सुन लो यार, उनके लीडर को आपने मुल्क से बाहर कर दिया। कपिल जी, मैंने आप जाहिलों से बात कर रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ते नहीं है क्या? नहीं जाहिल, आपको मालूम नहीं कहाँ है MQM के लीडर? कहाँ है? सुन लो ना, बात तो सुनो यार। एक सियासी पार्टी थी जिसने MQM का नाम लिया और कराची को जलाओ घिराव की तरफ लेकर के गए। वो हम महाजर नहीं है, हमारा मुल्क है ये। मेरे आबाओ अजदाद ने हिजरत की, लेकिन हिजरत एक ही खित्ते से हुई, कोई यूके से नहीं आए थे, अमेरिका से हिजरत करके नहीं आए थे। लेकिन आप तो नहीं मानते, आप तो कहते हैं जो यहाँ का है वही है, जो आ गया वो नहीं है। हम कह रहे सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात करते? मेरे रिश्तेदार अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद है।
तो चीन के खिलाफ आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? रिश्तेदारों को हम बारात लेकर के गए हिंदुस्तान में, मैं अरे ले जा अपने रिश्तेदारों नहीं, आराम से को। कपिल जी आराम से अपनी बारी पे बोलिए। शादी करके लाए हम वहां से, दो रिश्ते लेकर के हिंदुस्तान, 2 रिश्ते लेके आए औरों को ले जा वापस वहां पे। सबको ऐसे उनकी आवाज नहीं आती कपिल जी, फिर हम इरशाद को सुन नहीं पाएंगे। इरशाद अहमद को सुन नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप शांत हो जाइए। ठीक है, आप नहीं, हमारी लड़ाई नहीं किसी से। नहीं साहब, नहीं कपिल जी, नहीं कपिल जी, आप अपनी डिबेट खराब करेंगे। नहीं ऐसा करके आप डिबेट खराब करेंगे, इसलिए मत कीजिए। नहीं ऐसा करके डिबेट मत खराब कीजिए, फिर उनका इरादा कामयाब हो जाएगा। एक तो अहम सवाल होना चाहिए इनसे भी, कौन परवाह करता है इस जैसे कि बांग्लादेश में टांग अड़ाते हैं, बर्मा में नहीं अड़ाते। इसके इरादे की परवाह कौन करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक ही खित्ता है। ठीक है, हम एक ही जिस्म थे और वो जख्मी होकर के अलग-अलग हुए। ये बात मानते हैं नहीं मानते, सब लोग मानते हैं। लेकिन क्या हुआ, किसी नजरियाती जंग, अब मिलना चाह रहे हैं, हम अलहदा हो गए। हम तो हमेशा मिलते हैं, मिलना क्या चाह रहे हैं? हम तो मिलते हो तुम, अलहदा होने पर अफसोस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आना जाना हिंदुस्तान में आता जाता रहता हूँ। आपकी नहीं मिलेगा वीजा, ध्यान रखियो, आपकी वीजा नहीं मिलने देंगे तुझे। ठीक है, तुझ जैसे जहर वाले को वीजा नहीं मिलेगा, आसिफ खान साहब को मिलेगा, तुझ जैसे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही है, तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही है जी। ठीक है, इरशाद अहमद जी शांत हो जाइए। हाँ, तुरीन अफरोज बोलिए। इरशाद भाई, आपने बताया कि कभी ऐसा होने से कहीं पे भी डिस्टेबलाइजेशन होता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ कैजुअलिटी हो ही जाता है। हम मुस्लिम लेके, हिंदुओं को लेके, चीन लेके इतने बातें कर रहे, आप 71 की बात कीजिए। इरशाद भाई, मुझे पूछना है, पाकिस्तान ने जब 1947 पे जो किया था, 2 नेशन थ्योरी लेके हम हिंदू और मुस्लिम अलग हुए, लेकिन आपका क्या ख्याल है मुस्लिम होने के नाते, जैसे कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान तब थे, अब वेस्ट पाकिस्तान ने जो सलूक किए हैं, जिस तरह पेश आए 1971 में, जैसे कि बोला गया हम सच्चा मुसलमान है और ये बंगाली लोग सच्चा मुसलमान नहीं है, इसको मारो। तो 71 से लेकर अभी तक क्या आपने कभी आपके देश में कभी भी, इरशाद भाई मुझे पूछना है, कभी भी आज तक ये जो जेनोसाइड हुआ 71 में, उसके लिए अपने शर्मिंदा है? कभी ऑफिशियली, हाँ आपकी सिविल सोसाइटी ने बताया कि ये खराब हुआ है, लेकिन ऑफिशियली कभी भी पूछा या बोला कि सॉरी है? पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की सिर्फ ये जेनोसाइड लेके ही हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा और भी है। हमारे कितने सारे पैसों आपके पास जो इंटरनेशनली कलेक्ट किया है, वो डिविजन ऑफ मनी हैज नॉट टेकन प्लेस इन ऑल 53 years। अब इरशाद भाई आप बताइए, कभी ये सॉरी नहीं बोला? हम लोग भी मुसलमान हैं यहाँ पे। अभी आपने बोला कि अभी जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान में, एक मिनट इरशाद भाई, अभी आपने बोला कि अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, उसको लेके पाकिस्तान में कोई रिएक्शन नहीं है, सब इंडिया लेके बातें करे। क्या बोल रहे हो आप? मीडिया नहीं देखते हो? वहां पे बच्चे लोग सब बोल रहे कि हाँ अमी के, तुमी के, बांग्लादेशी बांग्लादेशी। अभी तक कभी बांग्लादेश का फ्लैग वहां पे नहीं उड़ रहा है, लेकिन अभी क्यों उड़ रहा है? ये अचानक आप लोग कब बांग्लादेश के इतने करीब आ गए? इरशाद भाई आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, इरशाद के लिए सवाल है। इरशाद अहमद जवाब दीजिए। मैं लाता हूँ कपिल जी, इरशाद अहमद जवाब दीजिए। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हम और बांग्लादेश अलहदा हुए तो उसके पीछे मैं तो चीख चिल्लाट करके कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने पहले भी दगाबाजी की थी, शेख हसीना के वालिद के साथ मिलकर के हमें लड़वाया, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान ने पहुंचाया। चुप करिए, फिर उसके बाद तो यार पढ़ लिख के आया क्या? कुछ पूर्वी पाकिस्तान के साथ कुछ पढ़ लिख के आया क्या? दर्जे का सलूक करते थे। पूरी जंग और जदल में हिंदुस्तान नजर आ रहा है, पीछे पीछे मोदी जी की सरकार नजर आ रही है। अरे तेरे यहाँ सिर में भूत बैठ गया हिंदुस्तान का। भूत नहीं बैठ गया हिंदुस्तान का, मैं सच बोल रहा हूँ, सच सुनने का हिम्मत। बिशरा बेगम ने तेरे सिर में भूत बिठा दिया हिंदुस्तान का। तो फिर बाल हो गए आपको, लेकिन शर्म आपको आती नहीं, वो आनी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि दूसरे को सुनने का हौसला रखें। अरे भाई, शर्मिंदा होने के काम आप करेंगे तो शर्माएंगे हम क्यों? शर्माना भी आप ही को पड़ेगा। आपके वजीर आजम ने कह दिया है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो शर्मिंदा होने का काम अगर आप करेंगे तो आप ही को शर्मिंदा होना है, हम क्यों शर्मिंदा? और त्रिमा इनसे एक सवाल और पूछ लीजिए। पहले जवाब दे लेंगे, जवाब दे लेंगे। जवाब है क्या इनके पास? इन पे तो हिंदुस्तान के अलावा जवाब नहीं है। सुन लीजिए। सुन ले,
शेख हसीना के वालिद ने मिलकर के पाकिस्तान के साथ दगाबाजी की। अरे वाह वाह वाह, बांग्लादेश को अलहदा किया पाकिस्तान से। आज वही उसकी बेटी ने काटा है, जो बोया उसके बाप ने, उसकी फसल काट रही उसकी बेटी। बंगालियों को मालूम है, मेरे भाइयों को, कि किसने दगाबाजी की, किसने हमको अलहदा किया। दगाबाजी क्या है? शेख हसीना किसने बंगालियों को क्या है? किसने बंगालियों को दगाबाजी शेख मुजीबुर रहमान ने किया या इन्होंने किया? इनके लीडरों ने इनसे ये पूछा पहले। हिंदुस्तान के साथ मिलकर के इन भाइयों को हमसे अलहदा करवाने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का था, मुजीबुर रहमान। नहीं, मिसलीड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए इरशाद अहमद खान, मिसलीड मत कीजिए। हमारी लड़ाई थी कोर्ट में। इसी तरह शेख मुजीब भी जब उसको कैद थे, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आजाद किया तो सीधा हिंदुस्तान जाकर के बैठा था। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान पहले भी इनके पीछे था, आज बेटी के पीछे है, कल उसके बाप के पीछे था। तो सही कहा वजीर आजम ने, जो बोया बाप ने काटा उसकी फसल बेटी ने, लेकिन उसका जुर्म की सजा मिली, उन दोनों के जुर्म की सजा मिली मेरे बंगाली भाइयों को। नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के भागे थे तो वो किससे दगा किए थे? इमरान खान को जेल में रखा, वो किससे दगा किए? वो सियासत है। आप क्या की पॉलिटिक्स क्या, वो आप पहले समझ रहे हैं। इनका बाप बेटी ने मुल्क तोड़ा, इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया, मुल्क के लोगों को अलहदा किया, मुल्क की फौज को बदनाम किया, हिंदुस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान की फौज को जुल्म किया। ठीक है, ठीक है, पूरे कश्मीर को उथल पुथल किए हुए हैं, बलूचिस्तान खाता ना वही जो इरशाद अहमद खान कहे वही सही, और चैनल पे आ गई है जो इरशाद अहमद खान कहे वही सही। ठीक है, सब आ गई है, यही सबसे अच्छे। हाजिर खान साहब को लाते हैं, मैं आपको लाता हूँ, कपिल जी मैं लाता हूँ, अभी बहुत समय लाता हूँ। हाजिर खान साहब, हाजिर खान साहब जी, हाजिर खान साहब, आप मानते हैं कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान से जो कुछ भी कहा जाए, ये इरशाद अहमद खान पता नहीं क्या आए बाएं शाएं बोल रहे हैं, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, ये तथ्यों से बिल्कुल परे हैं। बांग्लादेश के हालात के लिए चीन और पाकिस्तान सीधे तौर पर जिम्मेदार है। देखिए अनुराग जी, जब मुल्कों के अंदर विरोध हुआ करता है और जब दिल बांटे जाते हैं जनता के, तो मुल्कों के अंदर डिवाइडेशन होता है। जैसे भारत बटा 1947 में, 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश बटा, अफगानिस्तान के अंदर जो है अमेरिका और रूस थे, उन्होंने फेंका, इराक के अंदर इराक की सरकार को उखाड़ के फेंका। जब वहाँ सरकार के विरोधी हो जाते हैं और क्या कहते हैं रशा टूटा, जब मुल्क के अंदर लोगों के दिलों के अंदर तोड़ फोड़ होती है, सियासी अपने विकार को हासिल करने के लिए दो मुल्कों में लड़ाई होती है या दो समुदायों में बीच में लड़ाई होती है, तो यही नतीजा बांग्लादेश में हुआ, यही नतीजा श्रीलंका में हुआ और यही नतीजा और जगह हुआ। इसलिए कि हमारे मुल्क की सियासतदान अपनी कुर्सियों को और उन मुल्कों के सियासतदान, शेख हसीना ने पिछले 10-12 साल या जितनी साल हुकूमत की, उन्होंने वन साइडेड हुकूमत की। चुनाव जो हुआ वो एक तरफा हुआ और विपक्ष को नहीं लाया गया, तो वहाँ विरोध पैदा हुआ। वो बांग्लादेशी हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, चाइनीज़ी नहीं है, जिन्होंने विरोध किया स्टूडेंट ने। और आज वहाँ जो सरकार बनी है अंतरिम सरकार, उसमें 15 लोग लिए गए, इसमें 2 हिंदू भी लिए गए। मैं फेक चेकर्स को देख रहा था, जो फेक चेकर्स दिखा रहे थे बांग्लादेश के बारे में, कि हिंदुस्तान में और जगह सोशल मीडिया पे जो लोग बांग्लादेश की बात बता के दिखा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। वहाँ मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, शेख हसीना के लोगों को भी मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ, सर मैं आपके बारे में नहीं बोल, हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। और यही लंका में हुआ और यही हिंदुस्तान में हुआ, जब 10 लाख लोग कटे, जब हिंदुस्तान बटा, 1-2 आदमी शहीद हुए, हिंदू भी और मुसलमान भी। लेकिन हम ये कहेंगे कि बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश की सरकार को एशिया में अगर शांति चाहिए है, तो भारत से भी, पाकिस्तान से भी, चाइना से भी, हिंदुस्तान से भी, सारे मुल्कों से अच्छा मामला रखना होगा, तब देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। बांग्लादेश की जीडीपी जो है एशिया में इस वक्त सबसे आगे थी। अगर बांग्लादेश ऐसे ही चलेगा और आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो बांग्लादेश का व्यापार खत्म हो जाएगा और वो भी पाकिस्तान बन जाएगा। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान उसमें ना इन्वॉल्व होना चाहिए, ना रशिया को, चाइना को इन्वॉल्व होना चाहिए, ना इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए, बल्कि वहाँ की जनता को ये चाहिए कि अपने मुल्क को बनाने के लिए वो सारे जितने लोग मारे गए हैं वो बांग्लादेशी हैं और मानने वाले भी बांग्लादेशी हैं। इसलिए वहाँ की सरकार जो है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस साहब बनाए गए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक एक नागरिक,
खासकर हिंदू 1,30,00,000 हिंदुओं की सबसे ज़्यादा उन्हें चिंता होना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में हमारे और भी मुल्क हैं, उनको वहाँ रहने वाले भी अशांत हो जाते हैं। मेरी अगर ये बहन है जो तुरीन अफरोज साहब, इनके साथ जो किया गया, अगर मेरी बहन के साथ किया जाता तो मुझे अफसोस होता। ऐसे ही एशिया में रहने वाले हर मानवता की बात करने वाले, हर इंसानियत की बात करने वाले को उसको महसूस होना चाहिए कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बहन की बेइज्जती हो रही है, सरकार की बेइज्जती हो रही है और दुनिया में मानवता का संस्कार हनन हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि आप शांति बनाए रखो, अपने मुल्क को भी बचा लो और दुनिया में बदनामी से अपने मुल्क को बचाओ। बहुत खूब कहा हाजिर खान साहब। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद चीन और पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहे हैं या दखल अंदाजी कर रहे हैं। मसला तो ये है कि बांग्लादेश के हालात ही चीन और पाकिस्तान की राजनीति की वजह से बिगड़े हैं, कट्टरपंथी सोच की वजह से बिगड़े हैं। जी बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान का सपोर्ट पूरा था। पाकिस्तान के जो पुराने चाहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो यही चाहते थे। और आज जिस प्रकार का बयान आया है शरीफ साहब का, वो साफ साफ दिखाता है कि उनकी छाती पे किस प्रकार की स्थिति बन रही है। पुराने जख्म उनके जिस प्रकार के थे, तो उन्होंने वही बात बोल दी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोआ है वैसा काटेगा। क्यों बांग्लादेश ने क्या गलत किया है? शेख हसीना ने, मुझे बताइए, उस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज उस प्रकार की सोच के लोग हैं, आज उस प्रकार की सोच के लोग हैं भाई कि जो किसी देश की तरक्की नहीं चाहते। इधर भी हैं ऐसे लोग। आज इस डिबेट में भी हमने भी सुना कि इस प्रकार के लोग हैं कि जिनको तरक्की बर्दाश्त ही नहीं है भाई, कि शेख हसीना ने जो किया उस देश के आगे ले जाने के लिए किया। लेकिन पाकिस्तान तो उनका दुश्मन है ही है। लेकिन कुछ जमायत इस्लामी जैसे लोग जो देश में रहते हैं और मौलाना लोग वहां रहते हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। सबसे दिक्कत तो वही है कि जिस थाली में खाएं उस थाली में छेद कर दे। ऐसे लोग जिस देश में भी रहेंगे वहां उस देश का हश्त खराब हो गई। बांग्लादेश में होगा और पाकिस्तान का तो हाल हमने कल देखा ही है। और जो पाकिस्तान के रहनुमा हमारे बीच में रजा साहब और अहमद साहब बैठे हैं, उनको तो कुछ गलत दिखाई नहीं देता उसके अंदर। स्थिति सामने देखिए सर, जो चीफ जस्टिस को गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, उनके रहनुमा बनकर वहां के पाकिस्तान के लोग बैठे हैं। इस बांग्लादेश में भी ऐसे ही रहनुमा है। जो लोग वहां जमायत इस्लामी के थे, 2.5-3.5 फुटा मौलाना थे, बताइए कैसी स्थिति है। आज वो 3.5 फुटा मौलाना के सपोर्ट करने के लिए लोग बैठे हैं। तो ऐसी सोच जो डेवलप हो रही है, मुझे सबसे पहले इस सोच को आज मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ, पहले हिंदुस्तान में कि हिंदू ने नहीं काटा। ये जो इस्लाम की सोच है उसको सबसे पहले परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब आई ना वहां से ट्रेन लिखकर कि ऐसे काटेंगे हम, तब हिंदुस्तान के लोगों ने जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करी। तो एक बात समझ लेनी चाहिए, हाजिर खान यहां पर है, यहां भी ऐसे कुछ अनसेटिस्फाइड लोग हैं कि जिनके दिल में आज भी पाकिस्तान धड़कता है। हमें साफ साफ दिखाई देता है यहां भी ऐसे नासूर पनप रहे हैं, ऐसे नासूर पनप रहे हैं जिनको हिंदुस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। यहां पर है ऐसे लोग, आज नफरत के अलावा ऐसा ही लग रहा है कि आप अच्छी बात आपके अंदर से, आप पे संस्कार नहीं है, मुझे आपके कोई संस्कार नहीं है, गलत बयानी करके दूसरे का नाम ले भी ऐसे लोग मानवता की बात करो, मानवता तुम्हारे अंदर है, दूसरे मुल्क में आग लग रही है, यहाँ तफरीह लेना चाह रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप जैसे लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हाजिर खान ने जिस शब्दों का उपयोग किया आज ऐसी डिबेट के अंदर, अगर मेरी बहन होती तो, अरे आपकी बहन नहीं है क्या? इस्लाम की आपकी बहन नहीं है क्या? तुम्हारे यहाँ बैठकर ठीक है राजा काशिफ, ठीक है विक्रमादित्य, राजा काशिफ, आप मुखालफत करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसी सोच का जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है? देखें जी, मैं एक चीज जानता हूं, जो मेरा मजहब है इस्लाम, वो बिल्कुल भी ऐसी चीज की इजाजत नहीं देता जिससे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो। और इस बारे में दो राय नहीं है, एक क्लियर कट चीज है, इस्लाम ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा। अगर कोई खुद से ऐसा काम कर रहा है, इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो वो गलत कर रहा है। उसका इंटरप्रिटेशन तो शेख हसीना बांग्लादेश में ऐसा क्या कर रही थी जिससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, जिससे इस्लाम खतरे में था? देखें, शेख हसीना की बात अगर हम करें कि देखें, जब इक्तिदार मिलता है ना तो दिल को बड़ा करना होता है। उन्होंने कादिर मुल्ला कादिर पता नहीं कितने जमात इस्लामी के लोग उन्होंने कर दिए, हैंग करते गए, फांसियां चढ़ाती गई। देखें, अगर आपने हुकूमत करनी है ना, स्टेट जो क्राफ्ट है, कुछ नहीं तो चाणक्य को ही पढ़ ले। तो क्या बिना बात उन्हें फांसी पे हैंग कर दिया, बिना बात हैंग कर दिया उनको, जमात इस्लामी के लोगों को? नहीं, सुन लेना मेरी, या तो मेरी सुन ले या आप कर लें। नहीं, आप ही से तो बात कर रहा हूं मैं, आप ही को सुनना चाहता हूं, इसलिए सवाल कर रहा हूं। रजा साहब, हैंग तो भुट्टो भी हुए थे और याहिया खान भी हुए थे। देखें, उन्होंने गलत किया। और दूसरा ये कि अगर आप रह रहे हैं ना, तो मुखालफों को
बर्दाश्त करना होता है। हसीना वाजिद को चाहिए था कि बाकी लोगों को दिल को खुला करती, जिस तरह नवाज शरीफ ने दिल को खुला किया पाकिस्तान में, और देखें मुखालफीन के साथ जाके लड़ाइयां नहीं करनी शुरू कर दी। देखें जब आप लड़ते हैं तो आपका हाल इमरान खान की तरह होता है, हसीना वाजिद के साथ भी वो सब कुछ हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये कि भागे तो नवाज शरीफ भी थे, भागे तो नवाज शरीफ भी थे, आप सिर्फ इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं? परवेज मुशर्रफ। अच्छा चलिए, परवेज मुशर्रफ से बात में नहीं साहब, उनका जिक्र न किया जाए। हाँ चलिए, बोलिए बोलिए राजा, बोलिए राजा जी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर बांग्लादेश में तब्दीली आ रही थी, ठीक है ना, आज हिंदू बड़ी बुरी हालत में है, बांग्लादेश में खतरा पैदा हो गया है, पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है साहब, आपको पता है 15% से 1% पे ला दिया है आपने। मैं नाम बताऊं कहां कहां कितने मंदिर थे वहां पर? 95% मंदिर आपने तोड़ दिए वहां पर, 95% मंदिर तोड़ दिए, 15% से 1% पे आ गया, और आप कह रहे हैं आपके हाल नहीं है। 15% कौन सी सन में थे? छोटी बच्ची को उठा लेते हैं, 15% कौन सी सन में थे पाकिस्तान में? बताना, मूल पाकिस्तानी है, झूठ बोलना सारा बीच जो है पाकिस्तान में गया हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान, चाहे वो बलूचिस्तान, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो आबादी थी पाकिस्तान की, चाहे वो कश्मीर के अंदर जो बलवा करा रहे हैं, अगर आप बता दो तो मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा कि पाकिस्तान की आबादी की सारा का सारा बीच जो है, झूठ बोलना, झूठ जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इरशाद अहमद खान खुश हो रहे हैं, आपको आपस में लड़ता देख के इरशाद अहमद खान खुश हो रहे हैं। चलिए उमेश आनंद महाराज जी को लाते हैं। उमेश आनंद महाराज जी, अरे रुकिए रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए कंडक्ट में उमेश आनंद महाराज जी, हाजिक भाई रुकिए, उमेश आनंद महाराज जी मैं लाता हूँ, मैं आतुरीन आपके पास आता हूँ। उमेश आनंद महाराज जी, हिंदुओं की फिक्र तो बहुत होती है यहाँ के हिंदुओं को, लेकिन देखिए वहां पर जब कट्टरपंथियों का बोलबाला रहा, उन्होंने हिंसा की और शेख हसीना को लेकर के प्रदर्शन किए, तब अमेरिका में काउंसलेट तक चले गए। वो यहाँ हिंदुस्तान में उनके प्रदर्शन की पूरी इरादा था, नापाक मंसूबा था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। यहाँ के हिंदू वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए सिर्फ बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या इससे आगे कुछ नहीं किया जा सकता? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। 35 मिनट की इस डिबेट में मैंने सबको सुना जी, लेकिन जहां तक आपने एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण किया कि भारत का हिंदू की जो वहां हिंदू है जो इस टाइम संकट में है, क्या उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकता है। देखिए, अभी दिल्ली में ही हाल ही में जंतर मंतर पर जो बड़े पैमाने पर वहां की हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, उसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, और मैं उस कार्यक्रम के अंदर स्वयं था। वहां बड़ी संख्या में बहन बेटियों ने सरकार के सामने इस प्रश्न को रखा कि किस प्रकार से जो भारत की सरकार है अपने पैमाने पर किस प्रकार से सहायता कर सकती है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन है, बाधाएं हैं। लेकिन जहां तक आपने एक प्रश्न किया, अरे देखिए महाराज जी, कट्टरपंथियों की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अमेरिका में बांग्लादेश काउंसलेट में घुस जाते हैं। इसका जवाब मैं देता हूं। हाँ, कट्टरपंथियों की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन कट्टरपंथियों में अब इस्लाम में और सनातन में जरा अंतर करने का प्रयास करना, क्योंकि कट्टरपंथी अर्थात क्या, बंगाल के अंदर कट्टरपंथी कौन है, किसके माध्यम से काम हो रहा है, और एक टीवी चैनल के माध्यम से देखो 2-3 चीजें हैं उसको यहां रखना चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार, गौशाला के अंदर गायों को लेकर उठा गए, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, वहां पर हिंदुओं को मारना, उनकी नौकरी सरकारी नौकरियों से उनको निकाल देना। यहां पर कुछ पैनलिस्ट बड़ी जोर से बोलते हैं कि पूरे संसार के अंदर इस्लाम अर्थात शांति का पैगाम देने वाला ये एक्सपोज होता है, बात जो है ये एक्सपोज होता है, इस्लाम यही कहता है, इस्लाम यही कहता है, ये इस्लाम यही कहता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या वो शांति का पैगाम है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है। इस्लाम की पोल नहीं खुल रही है महाराज जी, मैं माफी चाहता हूं, इस्लाम यही कहता है, इस्लाम शांति का ही पैगाम देता है। इस्लाम को न मानने वाले वो हैं आतंकी, जो उसको फॉलो नहीं करते वो हैं आतंकी। ये जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जो खुलेआम स्पीच दे रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये किसका परिणाम है? और सुनिए, इस बात को अपने दिमाग में डालिए, दुर्भाग्य इस चीज का नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दुर्भाग्य ये है कि भारत के अंदर भी इस प्रकार की गतिविधियों को बल देने का काम कर रहे हैं। एक चीज और समझिए, आपके चैनल से बोल रहा हूं कि हमारा पड़ोसी देश मजबूत हो और भारत में किसी भी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न हो, भारत को सदैव अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। चाइना हो,
और पाकिस्तान वो सदैव चाहते हैं भारत में एक अस्थिरता हो ताकि भारत अस्थिर हो। एक एजेंडा चलाया जाता है जिसमें कुछ अमेरिका भी उनको सहयोग करता है और बड़े पैमाने पर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो गया। ये पैमाना कहां से आता है? और आज इस चैनल पर मैं बोलता हूं ये सारी की सारी समस्याओं का कोई जड़ है तो उसका मूल केंद्र केवल और केवल है, सारा संसार प्रताड़ित है और उसका नाम है कट्टरपंथी इस्लाम। कट्टरपंथी इस्लाम जो सबको खत्म करना चाहता है और भारत में भी बड़े पैमाने पर चलने लगा है। और न कट्टरपंथी इस्लाम, उसके लिए सिर्फ कट्टरपंथ जिम्मेदार है, कट्टरपंथी जिम्मेदार है। के सिन्हा, एक लास्ट कमेंट में आपका जरूर चाहूंगा सर। जी 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 देखिए अनुराग, हम लोग आज डिबेट कर रहे थे। देखिए बांग्लादेश, जी जी सेना साहब, आप सवाल है क्या अनुराग? आप बुजुर्ग हैं आप। हाँ ठीक है, देखिए राजा साहब थैंक यू वेरी मच। देखिए लास्ट कमेंट उन्होंने मांगा है, हम लोग बात करें बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर में कि इसमें चाइना और पाकिस्तान का कितना हाथ है, और मैंने कहा 200%, क्योंकि जियो स्ट्रेटजिकली मैं देखता हूँ। देखिए राजा साहब, इरशाद साहब, तोरिन साहब, आप इनको समझें और इसको आप नहीं समझेंगे। क्या हुआ था 71 के बाद 75 में, हम लोग 75 की बात भूल गए। 75 में जो वहाँ के बंग बंधु साहब थे उनका कत्ल कर दिया गया था, कत्ल कर दिया था। और किसने किया था? जनरल आर्मी के रजाकार एक सोल्जर था, उसने किया, और जनरल जियाउर रहमान ने उसको टेक ओवर कर लिया पहली बार भी मात्र 4 साल के अंदर में। और इंडिया में उस समय इमरजेंसी थी, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। चलिए केके जी, मैं आपकी इस बात को सुप्रीम रखता हूं कि पाकिस्तान और चीन का हाथ है बांग्लादेश के इन हालात में, और ये आप 200% कह रहे हैं, आपका आकलन हमेशा सटीक रहता है। इस मुद्दे पर हम आगे जरूरी हुआ तो फिर इसी पैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। आज कुछ लोग रह गए जो पूरी बात अपनी नहीं कर पाए, कपिल जी नहीं कह पाए, हाजिर खान साहब नहीं कह पाए, और हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम इस मुद्दे पर डिबेट करें तो तुरीन अफरोज भी हमारे साथ जुड़ें। आप वहां सलामत रहें, इस दुआ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। पाकिस्तान से हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का भी आज ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।